हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा हम सभी जानते हैं कि 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें से 6 प्रश्न रसायन विज्ञान से होंगे। इसमें पहला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान और उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प है 0 और दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 7 और चौथा विकल्प है 14। तो हम सभी जानते हैं पीएच मान सात से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है। और 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है। और जिस विलयन का पीएच 7 होगा, 7 होने पर विलयन उदासीन होता है। अब इस आधार पे कैसा भी प्रश्न बने हम लोग कर लेंगे। याद रखना है पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है, 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है, 7 होने पर विलयन उदासीन होता है। तो प्रश्न में पूछा गया शुद्ध जल का पीएच मान है, तो शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। तो इसका विकल्प 7 जिसमें है वो सही होगा, यानी कि तीसरा विकल्प सही होगा। 7 होने पर विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। और शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु। तो आप लोगों ने सक्रियता श्रेणी पढ़ा होगा, और सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि धातुएं जो है अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। परंतु जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं, अर्थात कॉपर, सिल्वर, मरकरी, सोना यानी कि आयरन, ये धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसमें विकल्प दिए हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें पहला विकल्प है जिंक, दूसरा विकल्प है कॉपर, तीसरा विकल्प है चांदी और चौथा विकल्प है मरकरी यानी Hg। तो जो आपको यहाँ बताया कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन ये धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं अम्ल से, लेकिन जो ये नीचे की धातुएं कॉपर, सिल्वर, मरकरी, सोना यानी आयरन, ये धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। तो इस आधार पे हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? ये विस्थापित नहीं कर पाएगी, ये विस्थापित नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी। कौन कर पाएगी? जिंक कर पाएगी। तो इस प्रश्न में हमारा सही विकल्प होगा
जिंक वाला, अर्थात पहला विकल्प इसमें हमको सही है। अगला प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो प्रोपेन क्या है? एक प्रकार का एल्केन है, और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। मतलब कार्बन की जितनी संख्या होगी उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे प्रोपेन कहा गया है। तो प्रोपेन क्या होता है? 3 कार्बन वाला एल्केन होता है। तो अगर हम यहाँ पे N3 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 के 2 गुने से, यानी 2 गुणे 3 + 2, तो ये हो जाएगा C3, और 2 3 6 2 8। इस प्रकार से हमारा विकल्प इसमें कौन सा सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा, C3H8। खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने वाली अधातु है। तो अधातुएं तो इसमें सभी हैं, पर खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने वाली अधातु कौन सी है? तो इसमें नाम आएगा नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन सामान्य ताप पर गैस अवस्था में रहती है, और ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, बहुत कम क्रियाशील होती है। ये हम कह सकते हैं कि ये सामान्य परिस्थितियों में इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके ऑक्सीकरण को ये रोकती है, अर्थात उनको सुरक्षित रखती है। तो इसमें आपका विकल्प सही होगा चौथा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2, ये गैस होती है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो उसमें भी नाइट्रोजन होगा। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान दीजिए, साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, और HCl को नमक का अम्ल कहते हैं। ये हमारे शरीर में अंदर पेट में बनता है, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। तो इसको हम नमक का अम्ल भी कहते हैं। ध्यान रखिए, नमक का अम्ल। पीओपी का रासायनिक सूत्र है, पहला ऑप्शन दिया है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये होता है जिप्सम। ये हमारा क्या है? जिप्सम है। ये जिप्सम का सूत्र है। ये हमारा सूत्र कोई सही नहीं बन रहा है, और ये हमारा है पीओपी। ये है पीओपी, जिसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्रश्न के अनुसार पीओपी का रासायनिक सूत्र है, तो इसमें सही होगा तीसरा विकल्प, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको कहते हैं। या इसके अलावा इसका सूत्र ऐसा भी लिखा होता है 2CaSO4.H2O। अगर ये लिखा है तब भी सही होगा। तो ये हो या ये हो, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ यौगिक दिए गए हैं, इनका आईपीएसी नाम लिखना है। तो पहला जो है, ध्यान दीजिए, ये एक एल्केन है, इसमें कार्बन की संख्या 4 है। तो ध्यान दीजिए, जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो इसके लिए जो वर्ड रूट होता है मेथ होता है। 2 कार्बन होंगे तो एथ होता है, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप होता है, 4 कार्बन होंगे तो इसके लिए ब्यूट होता है। एक बात और ध्यान रखेंगे,
अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एन आता है, एन, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन आता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो क्या होगा, ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट, और सभी एकल बंध से जुड़े हुए हैं। ये हमको कैसे पता चलेगा, जब किसी यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो तो जो किनारे कार्बन होगा उसमें 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, जैसे इसमें 3 लगे हैं और इस कार्बन में 3 लगे हैं, और बीच में जितने हैं उसमें सब में 2-2 हाइड्रोजन लगे हैं। इससे पता चलता है कि सभी कार्बन एकल बंध के द्वारा जुड़े हैं। और एकल बंध के लिए क्या आता है, एन, तो ब्यूट और प्लस एन, इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। उसके बाद ये जो दूसरा कंपाउंड है इसमें देखिए कार्बन 2 है तो क्या आएगा, एक आएगा, लेकिन यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या है, कार्बोक्सिलिक है, तो इसका क्या होता है, ओइक अम्ल, ओइक एसिड या अम्ल। तो और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसके लिए हो जाएगा एथेन, क्या लिखेंगे, एथेनोइक अम्ल, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन और इसका नाम होगा एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। ये अभिक्रियाएं दी गई हैं, ये हमारा है एसिटिक अम्ल है, ये है एसिटिक अम्ल, और ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा, इसमें का हाइड्रोजन और इसका OH, ध्यान दीजिए, इसका हाइड्रोजन इसका OH मिलकर बनाएगा पानी, और ये जो CH3 है यहाँ पे CH3CO बचा है, और ये वो O हो जाएगा यहाँ पे, और C2H5 जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। इस प्रकार से ये अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। दूसरी अभिक्रिया में ये है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, और ये है पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, यहाँ पर ये के यानी पोटेशियम और Br मिल जाएगा तो बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, और ये जो OH है इसके साथ लग जाएगा तो बन जाएगा C2H5OH। ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, यहाँ पे मैंने नाम लिखा एथिल अल्कोहल। इस प्रकार से इसमें 2 उत्पाद बनेंगे, एक उत्पाद होगा पोटेशियम ब्रोमाइड और दूसरा होगा एथिल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा तथा मीठा सोडा का रासायनिक नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसके लिए धावन सोडा, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और इसका सूत्र होगा Na2CO3। ये हो जाएगा धावन सोडा। और उसके बाद मीठा सोडा, मीठा सोडा को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा कहा जाए या इसको बेकिंग सोडा कहें, बेकिंग सोडा, या इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं।
खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र NaHCO3। तो ध्यान रखिएगा, ये खाने वाला सोडा का सूत्र है और ये धावन सोडा है। धावन सोडा का सूत्र होगा Na2CO3 और नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला है रिडॉक्स अभिक्रिया, दूसरा सजातीय श्रेणी, तीसरा है साबुनीकरण। तो रिडॉक्स अभिक्रिया देखिए, रिडॉक्स बना है दो शब्दों से मिलकर के, रेडॉक्स में रेड और ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अणु का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक अणु का अपचयन होता है, तो ऐसी क्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन निकलेगा तो वो अपचयन होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो ऑक्सीकरण होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन। और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद अगला है सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी क्या होती है, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनमें सभी यौगिकों के क्रियात्मक समूह समान होते हैं और उनको क्रम में रखा जाता है तो उनके अणुभार में एक क्रम से परिवर्तन होता है, तो ऐसी श्रेणी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखना, जैसे CH3OH, फिर CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। तो ये क्या बन जाती है, एक सजातीय श्रेणी हो जाती है। ये क्या होता है, मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल। और ये होगा एथिल अल्कोहल। इसी प्रकार ये होगा प्रोपिल अल्कोहल। ध्यान रखना, सजातीय श्रेणी में जितने भी सदस्य होते हैं उन सबको एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और क्रमागत दो सदस्यों के बीच में इनका जो सूत्र होता है CH2 का अंतर होता है और इनके अणुभारों में 14 इकाई का अंतर होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या होता है, वसा या तेलों का क्षारीय जलघटन करने पर साबुन प्राप्त होते हैं, यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।